सभी डिजी लर्नर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पीएमडीजी क्लाउड चैनल में। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बहुत से लोगों ने मुझसे कनेक्ट किया कि हमें वेब सर्विसेज, माइक्रो सर्विसेज, मिनी सर्विसेज, इन सब में कन्फ्यूज़न होता है कि ये क्या चीज़ें हैं। कभी कभी लगता है कि ये सारी चीज़ें शायद वेब एप्लीकेशन में एक ही जगह इम्प्लीमेंटेशन हो जाएंगी, और उनमें साथ में हमें कन्फ्यूजन तब ज़्यादा होने लग जाता है जब लोग कहने लग जाते हैं कि आप एपीआई गेटवे से कनेक्ट करिए, या आप एपीआईज के थ्रू कनेक्ट करके आप सारे रिस्पॉन्सेज को समझ सकते हैं। पर वो काम वेब सर्विसेज से भी हो जाता है, और माइक्रो सर्विसेज क्या छोटी छोटी सिर्फ सर्विसेज बनाने के लिए होती है। तो आइए आज समझते हैं इन सभी चीज़ों को, ताकि आपका अंदर का जो कन्फ्यूजन है इससे रिलेटेड उन सभी चीज़ों को अच्छी इंफॉर्मेशन और नॉलेज के साथ में दूर करें और अपनी आईटी नॉलेज को और ज़्यादा इम्प्रूव करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं प्रशांत मालवी, आप सभी लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूं कि मैं 2008 से आईटी इंडस्ट्रीज़ में हूं। मैंने एज़्योर क्लाउड में एज एन आर्किटेक्ट ऑल्सो सर्टिफिकेशन किया हुआ है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सर्टिफिकेशन किया हुआ है एज अ प्रोग्रामर, एंड ऑल्सो हैव डन बीटेक फ्रॉम कंप्यूटर साइंस ब्रांच एंड पीजी डैक फ्रॉम सीडैक बैंगलोर। तो रेस्ट एश्योर्ड कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा अपनी अच्छे एक्सपीरियंस के साथ में एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले समझते हैं माइक्रो सर्विसेज के बारे में। देखिए, आज मोनोलिथिक एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, इसे जब आप एप्लीकेशन एक तरीके से एज एन एग्जांपल ले सकते हैं कि जब आप इवन अपने कॉलेज टाइम पे भी प्रोजेक्ट बनाते होंगे, तो आप चाहे उसका यूआई हो, चाहे उसका बिजनेस लॉजिक लिखना हो, या डाटाबेस से कनेक्टिविटी का लॉजिक लिखना हो, सब कुछ एक प्रोजेक्ट में एप्लीकेशन में बनाते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर आप जावा का एग्जांपल लेंगे तो आप एक पैकेज उसका बनाते थे और उसी को डिप्लॉय करते थे। सिमिलरली मतलब आईटी इंडस्ट्रीज में जब काम होता था तो वहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट होता था। आप फॉर एन एग्जांपल ले लीजिए अमेज़ॉन की वेबसाइट का एग्जांपल, जहाँ पे शॉपिंग के लिए वेबसाइट का हमें मान लीजिए वेब एप्लीकेशन बनाना है, तो चाहे यूज़र उसमें लॉगिन कर रहा है, चाहे मतलब हमारा कंसर्न एक तरीके से ये होता था कि जो इंटरफेसेस यूआई बनाना है उसमें चाहे आपके लॉगिन का इन्फॉर्मेशन हो, चाहे आपके ऑर्डर शो करने का इन्फॉर्मेशन हो, चाहे सर्च करने का इन्फॉर्मेशन हो, हम सभी उस सभी लॉजिक को, डाटाबेस से कनेक्टिविटी के लॉजिक को, डिस्प्ले करने की इन्फॉर्मेशन को, या बीच में जो बिजनेस लॉजिक होता है किसके बेसिस पे क्या इन्फॉर्मेशन दिखाना है, क्या रिकमेंडेशन देनी है, वो सभी चीज़ों को एक ही पैकेज में डालते हैं और उसी पैकेज को हम सर्वर पर डिप्लॉय कर देते हैं होस्टिंग करने के लिए, ताकि उसको एक्सेस हो। माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है, जो मैंने आपको कई फंक्शनलिटीज़ बताई, जिसमें आपका सर्च फंक्शनलिटी हो गई, आपकी चेकआउट की फंक्शनलिटी हो गई, आपकी अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यूज़र की हो गई, पासवर्ड चेंज करने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई, ऑर्डर डिस्प्ले करने की इन्फॉर्मेशन हो गई। इन सभी चीज़ों को एक पैकेज में ना रख के सेपरेट प्रोजेक्ट बना दिए गए, और उन्हीं सेपरेट प्रोजेक्ट्स को ही हम वेब आर्काइव करके हमने मल्टीपल वॉर फाइल बना ली। मतलब जो पहले एक यूज़र इंटरफेस, बिजनेस लॉजिक, डाटा एक्सेस लेयर एक ही प्रोजेक्ट में होता था, हमने सभी को सेपरेट कर दिया। क्यों? क्योंकि उन सभी का लॉजिक अलग अलग तरीके से मेंटेन किया जा सकता है, और उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन को हम इस्टेब्लिश कर देंगे। तो इस चीज को ही, जो अलग अलग वॉर आपने बनाई, जो एक पर्टिकुलर बड़ी सी वॉर पैकेज थी, आपके बड़ा सा प्रोजेक्ट था, उसको आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर दिया और उन सभी को सेपरेटली आपने हैंडल किया। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि हर माइक्रो सर्विसेज से रिलेटेड आपकी डाटाबेस से कनेक्टिविटी का लॉजिक भी उसी में होगा, आपके प्रेजेंटेशन, बिजनेस लेयर और डाटा लेयर, वो सारी चीज़ें उसके अंदर में आ जाएंगी। ठीक है। अब अगर इसी माइक्रो सर्विसेज को और फर्दर हम ब्रेक करें कि फॉर एन एग्जांपल आपकी अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो डिस्प्ले हो रही है, पर आपको अगर पासवर्ड चेंज करना है तो भी आपने एक सेपरेट वॉर बना दिया। बहुत ही मतलब माइन्यूट लेवल पे आपने हर फंक्शनलिटी के लिए वॉर बना दिया, तो उसे हम मिनी सर्विसेज कहेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पैकेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन अपनी फंक्शनलिटी के बेसिस पे करते हैं। कोई फंक्शनलिटी एक दूसरे से मिक्स मत करिएगा, सब इंडिपेंडेंट होती हैं। तो उस तरीके से ही आप माइक्रो सर्विसेज का क्रिएशन कर सकते हैं।
ठीक है। तो कोई एज सच आई थिंक इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग सर्विसेज के लिए मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि अकाउंट से रिलेटेड आपका कुछ भी इंफॉर्मेशन होगा, इन्वेंट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा, शिपिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा, आपने सभी का सेपरेट वॉर बनाया, उन सभी के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया ताकि वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकें और कोई इन्फॉर्मेशन अगर शेयर करनी तो वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें, अदरवाइज जो उनसे रिक्वेस्ट मांगी गई है उसका रिस्पांस वो वापस कर देंगे। और हर माइक्रो सर्विसेज अपना खुद का एक डाटाबेस भी मेंटेन कर सकता है। अब वो रिक्वेस्ट चाहे मोबाइल से आए चाहे ब्राउज़र से आए, उसके लिए हम एक कॉमन गेटवे बना सकते हैं या फ्रंट कंट्रोलर बना सकते हैं जो ये डिसाइड करेगा कि ये रिक्वेस्ट किस टाइप की है और उस पर्टिकुलर टाइप के बेसिस पे ही वो पर्टिकुलर माइक्रो सर्विसेज को कॉल कर देगा। ठीक है, आइए समझते हैं इसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है माइक्रो सर्विसेज में कि आपने हर फंक्शनैलिटी को अलग कर दिया। अब कल को अगर कोई एक फंक्शनैलिटी में एनहांसमेंट आता है और आप अगर डाउन टाइम लेके उस वॉर को डिप्लॉय करना चाहते हैं तो आपको बाकी एप्लीकेशंस को डाउन टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है या उनको स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या होता था, जब एक ही प्रोजेक्ट में मान लीजिए आपने कुछ पासवर्ड सेट करने की पर्टिकुलर लॉजिक को चेंज किया, आप एक ही पैकेज में सारा आपका सारा लॉजिक बिल्ड है, तो जब आप उसे डिप्लॉय करेंगे तो ओवरऑल अमेजोन की साइट को आपको स्टॉप करना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या है, सारी आपने सेपरेट वॉर फाइल बना दिए हैं और सेपरेट सर्वर पे भी रख सकते हैं, चाहे तो एक सर्वर पे भी रख सकते हैं। रिकमेंडेशन ये होता है कि आप सेपरेट सर्वर पे रखें तो, और रिप्लिका बना के भी रखें ताकि किसी एक पे डिपेंडेंसी ना बने और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ना हो। तो अब अगर आप अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की वॉर में कोई चेंजेस करके रिप्लाई करते हैं तो आपका चेकआउट भी डाउन नहीं होगा, आपका सर्च फीचर का वॉर फाइल भी डाउनलोड नहीं होगा और ऑर्डर से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन जो डिस्प्ले करने यूजर की वो डाउन नहीं होगी। तो उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन में चेंज करके आप डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज बना रहा है और एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा है आपके यूजर्स को। ठीक है, उसके बाद आपकी स्केलिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी हो सकती है। जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर फीचर्स के से रिलेटेड आपके यूज़र्स बहुत ज़्यादा आते हैं, मान लीजिए आपके सबसे ज़्यादा यूज़र्स, आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है, उस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं पर रेस्ट ऑफ द फंक्शनलिटी को यूसेज कम करते हैं, तो आप उसके लिए स्केलिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उतने ज़्यादा हार्डवेयर और सर्वर जो हाई कॉन्फ़िगरेशन के साथ में होगा, आप उस एप्लीकेशन को वहीं पर डिप्लॉय करेंगे, तो वो एक आपके लिए ईज होता है। और अगर क्लाउड का आप यूसेज करते हैं तो उसके बेसिस पे आपका कॉस्ट में भी वेरिएशन आ सकता है, जिसमें आपको हेल्पफुल होगी कॉस्ट रिड्यूस करने में। ठीक है, फॉल्ट आइसोलेशन में भी हेल्प करता है, जो मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी मॉड्यूल उसमें फेल हो जाता है इन केस और आपको रिपेयर करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, तो आपके बाकी सब फंक्शनलिटीज़ उस समय डाउन नहीं होंगी। जैसे पहले मोनोलिथिक में अगर कोई एक सीवियरिटी 1 का 2 का डिफेक्ट आता था, वो किसी एक पेज की वजह से भी आ रहा होता था, किसी एक फंक्शनलिटी की वजह से भी आ रहा होता था, तो वो शो स्टॉपर बन जाता था। क्यों? क्योंकि आप पूरी एप्लीकेशन डाउन करेंगे, जब तक वो फिक्स नहीं करेंगे तब तक कोई फंक्शनलिटी को और कोई यूज़ नहीं कर पाएगा। पर अब वैसा नहीं है, वो उस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी से रिलेटेड अगर कोई बग है तो रेस्ट ऑफ द फंक्शनलिटीज़ में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो बहुत बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं ये। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऊपर ट्रस्ट इसी बेसिस से बनता है कि कितना ज़्यादा अच्छा वो यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस देता है। कोड बेस भी स्मॉल हो सकता है, इतने बड़े कोड बेस को मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। जब स्मॉल कोड बेस होता है उस पर्टिकुलर फंक्शनलिटीज़ के साथ में आपको पता होता है कि इसके फीचर से रिलेटेड कोड इसी में होगा, तो आपके लिए मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और कोड क्लीन अप करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो ये बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं माइक्रो सर्विसेज के। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, जब बहुत बड़ी एक एप्लीकेशन बन जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा माइक्रो सर्विसेज हो जाते हैं तो उनके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देता है। तो उनका डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना और ये मेंटेन करना कि सब में कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है, और साथ में अगर किसी एक में फेलियर होता है तो वो हम किस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं ताकि इम्पैक्ट उसका क्या होता है। कोई भी एपीआई में अगर चेंजेस होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो एपीआई का मतलब मैं अभी आपको बाद में समझाऊंगा। एपीआई का मतलब सिर्फ इतना आप समझ लीजिए कि आपने कोई भी सर्विसेज बनाई है, चाहे वेब सर्विसेज आपने बनाई है, तो उसके अंदर क्या फंक्शनलिटीज़ इनपुट के रूप में देने हैं, आउटपुट के रूप में देने हैं, वो सारा उसमें मेंटेन रहता है। क्या फंक्शन होते हैं, क्या कॉलिंग होती है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंटेन होती हैं।
तो ये है डिसएडवांटेजेस कुछ माइक्रो सर्विसेज के, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइक्रो सर्विसेज अगर होंगी तो मेंटेनेंस उनकी कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, कई सर्वर्स पे डिप्लॉय करना पड़ेगा तो कॉस्टिंग भी उनकी ज़्यादा हो सकती है। यूनिट टेस्टिंग आसान भले हो सकती है पर इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी उसकी बहुत ज़्यादा टफ हो सकती है। तो ये सारे एक तरीके से डिसएडवांटेजेस हैं। उतने ढेर सारे लॉक्स भी आपको बनेंगे, उनकी ट्रेसिंग भी आपको करनी होगी, बहुत अच्छे से मेंटेन करना होगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं माइक्रो सर्विसेज के, तो इनके बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हो। पर मोस्टली ये प्रेफर होता है कि माइक्रो सर्विसेज में आज के ज़माने में डेवलपमेंट ज़रूर होता है। आइए समझते हैं वेब सर्विसेज को। तो माइक्रो सर्विसेज या मिनी सर्विसेज जो थी वो आपका पर्टिकुलर जो वेब एप्लीकेशन थी उसको आपने कई छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया एज पर फंक्शनलिटीज़, तो उसको ही हम माइक्रो सर्विसेज कहते थे। पर वेब सर्विसेज का समझ लीजिए फ्रंट एंड से एक तरीके से मतलब नहीं होता है। ये एक तरीके से फंक्शनलिटीज़ हैं जो आपकी बेसिक फंक्शनलिटीज़ है उनको आपने एक्सपोज कर दिया है, और ये डिपेंड करता है कि कौन सा क्लाइंट उसको किस तरीके से यूज़ करना चाहता है। मतलब जैसे आपको अगर वेदर का डैशबोर्ड का इन्फॉर्मेशन बनाना है, या आज के कोविड के ज़माने में अगर आप मान लीजिए आपको कोरोना का डाटा बनाना है, तो कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे वेदर के इन्फॉर्मेशन का आपको डैशबोर्ड बनाना है तो बीबीसी वेदर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। उन्होंने कुछ अपनी वेब सर्विसेज मतलब कुछ अपने जो कोडिंग की फंक्शनलिटीज़ वगैरह थी वो किसी भी टेक्नोलॉजीज़ में बना के उसको डिप्लॉय कर दिया है, एक्सपोज कर दिया है, ताकि कोई भी उनकी उस पर्टिकुलर सर्विस को कॉल करता है तो वो उस पर्टिकुलर उसके अंदर जो फंक्शंस लिखे हुए हैं जो कि पब्लिक मोड में होते हैं उसके अंदर पर्टिकुलर जो इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं उनको पास करके वो आउटपुट को पा सकता है, फॉर एन एग्जांपल। और इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं कि ये कैसे इन्फॉर्मेशन पता लगेगी कि एक्चुअल में उस वेब सर्विसेज से क्या कॉलिंग करके क्या रिजल्ट आने वाला है, उसके लिए ही एपीआईज बनती हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसको रीड करके ये समझ में आता है कि अच्छा क्या क्या फंक्शन इस वेब सर्विसेज के अंदर लिखे हुए हैं और इनमें कौन से इनपुट पैरामीटर रिक्वायर्ड है और हमें क्या रिजल्ट आएगा। जैसे आपने लोकेशन पास किया तो उस लोकेशन के कंसिडर में आपका कितना डिग्री टेम्परेचर या फॉरेन हाइट पे जिसमें भी आपको वो डाटा चाहिए था वो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको ही वेब सर्विसेज कहते हैं, जिसमें आपका फ्रंट एंड इन्वॉल्व नहीं होगा पर आपने सर्विसेज बना के एक्सपोज कर दिए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। जो भी उसको चाहे पर्टिकुलर ऑथराइजेशन या ऑथेंटिकेशन के साथ में उस इंफॉर्मेशन को हिट करके, उस वेब सर्विस को हिट करके पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ले सकता है, और ये डिपेंड करता है क्लाइंट साइड में कि उसका यूसेज वो किस तरीके से करना चाहता है। अब इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के भी दो तरीके होते हैं, एक सोप बेस पे, एक रेस्ट बेसिस है। मोस्ट पॉपुलर आज के ज़माने में रेस्ट है, पहले सबसे ज़्यादा पॉपुलर सोप होता था। तो सोप का मतलब है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, जिसमें एक वेब सर्विस डेफिनेशन लैंग्वेज बनाई जाती थी जो एक्सएमएल फॉर्मेट में डाटा का एक्सचेंज होता था। क्योंकि एक्सएमएल फॉर्मेट में डाटा का एक्सचेंज होने की वजह से और सोप प्रोटोकॉल का जो पार्सिंग होता था उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली मेथड्स होता था। मतलब ये तब तक कॉस्टली का कंपैरिजन नहीं आया जब तक जेसन के फॉर्मेट में एचटीटीपी रिक्वेस्ट का एचटीटीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करके जेसन के फॉर्मेट में डाटा का एक्सचेंज नहीं शुरू हुआ, जिसको हम रेस्ट प्रोटोकॉल कहते हैं। मतलब रेस्ट एक प्रोटोकॉल नहीं, एक तरीके के स्टैंडर्ड आप मान के चल सकते हैं, जिसके थ्रू एक्सएमएल का यूसेज ना करके जेसन के फॉर्मेट में सर्वर से क्लाइंट को डाटा दिया जाता है। तो ये है जेसन, इस तरीके का फॉर्मेट उसमें होता है। आप देखिए जो भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, अब ये आप फ्रंट एंड साइड में जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, कोई भी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे पार्स करेंगे और इन्फॉर्मेशन को रीड करेंगे। ऐसा ही एक्सएमएल को रीड करने के लिए कई फॉर्मेटर्स होते थे, उनको यूसेज करके आप इन्फॉर्मेशन को रीड करते थे। ठीक है, तो ये मैंने सोप के बारे में आपको थोड़ा सा बताया। विजिटर इन्फॉर्मेशन को देख के आपको समझ में आएगा क्या क्या फंक्शन एक्सपोज हैं और क्या आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, उसके हेडर और बॉडी को रीड करके पार्स करके रिक्वेस्ट के बेसिस पे रिस्पांस को भेजा जाएगा। बड़ा एडवांटेज ये होता है टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट होता है। ये आप क्लाइंट साइड में कोई भी टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट, मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी है, डिपेंड नहीं करता है कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, आपको बस कॉलिंग करना है और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और वेब सर्विस भी किसी भी टेक्नोलॉजी में बन के अगर एक्सपोज हुई है तो वो आपको उससे मतलब नहीं है, वो बस एक्सपोज आपने कर दिया है। ठीक है, रेस्ट के लिए एचटीटीपी मेथड से ये यूज होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। एक्चुअल में एचटीटीपी के 8 मेथड्स होते हैं, उनमें से 4 मेथड एचटीटीपी के सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर हैं जो यूज़ होते हैं रेस्ट के लिए। अब देखिए इन्फॉर्मेशन अगर आपको गेट का यूज़ करना है तो आपको इस तरीके से बस यूआरएल की इन्फॉर्मेशन देनी है और आपको पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन वो जेसन के फॉर्मेट में वापस मिल जाएगी। जैसे गेट की इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सिर्फ आप यूआरएल उसका पर्टिकुलर दीजिए
और कोई आईडी के बेसिस पे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आईडी की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। पोस्ट का यूसेज नए रिसोर्स को क्रिएट करने के लिए होता है, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नई क्रिएट करनी है, आपको नया रिकॉर्ड बनाना है। पुट का मतलब पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है और वहाँ पे सिर्फ आपको अपडेट करना है, तो आप उसकी आईडी पास कर दीजिए। और डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए ये HTTP का कमांड यूसेज होगा। तो देखिए, आप URL खाली पास कर रहे हैं, उस URI के बेसिस पे ही ये इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर का एक्शन हो जा रहा है। आपने जो कोड सर्वर साइड में लिख रखा होगा अपना, उस पर वो रिजल्ट उसके मेथड के बेसिस पे जाकर उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर देगा। API जैसे मैंने बताया कि वेब सर्विसेज में ही जितने मेथड्स फंक्शंस हैं और क्या कॉल करके आपकी क्या इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी, वो API डिस्प्ले कर दी जाती है एज एन डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, APIs के भी कई एक्सेस लेवल हो सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कुछ APIs कुछ पर्टिकुलर डेवलपर्स को दिखें या कुछ अपने पार्टनर्स को दिखें या इंटरनल्स हों, उनके बेसिस पे आप उनके एक्सेस डिफाइन कर सकते हैं और उस एक्सेस के बेसिस पे वही इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर ऑथराइज पर्सन को ही दिखाई देगी। ठीक है, एडवांटेजेस वेब सर्विसेज के ये हैं कि आपको दोबारा, जैसे मैंने बोला कि अगर आपको वेदर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए या स्टॉक एक्सचेंज की इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसके बेसिस पे आप कुछ डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं, तो आपको वो पर्टिकुलर वेब सर्विस या पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन या पर्टिकुलर लॉजिक दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। किसी ने ऑलरेडी बना के रखा है, आप बस उसको यूज़ करिए, APIs को सर्च करिए और आपका काम हो जाएगा। चाहे वो गूगल न्यूज़ से रिलेटेड आप देख लीजिए, वो सारे जो न्यूज़ चैनल है उनसे कनेक्टिविटी करके अपनी गूगल न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन दिखाता है। फेसबुक APIs एक्सपोज होती हैं, आपको जो भी यूसेज उसमें इन्फॉर्मेशन लेनी है कि कहाँ कितने लाइक्स होते हैं, क्या कमेंट्स होते हैं, किस मतलब जो भी वो आप उनकी API देख के समझ सकते हो क्या इन्फॉर्मेशन एक्सपोज करते हैं। उनका यूसेज करके आपको जो मन मर्जी है वो आप अपना एप्लीकेशन बना सकते हैं आपके यूसेज के हिसाब से। टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट, जैसे मैंने बताया, क्लाइंट साइड में कौन सी टेक्नोलॉजी मतलब यूज़ हो रही है कोई मतलब नहीं है, किस टेक्नोलॉजी में वेब सर्विस बनी उससे भी कोई मतलब नहीं, आपका इन्फॉर्मेशन शेयर्ड होगा और मिल जाएगा। लूजली टाइड है क्योंकि आपका लॉजिक एकदम अलग जगह रहता है, आपको बस कॉलिंग करनी है और आपका जो बेस फंक्शनलिटी है उस पर ही आपको फोकस करना है। कॉस्ट रिड्यूस करता है क्योंकि आपको वो चीज़ दोबारा बनानी नहीं, ऑलरेडी अगर किसी ने बना के एक्सपोज कर दी है। डिसएडवांटेज ये है कि डिपेंडेंसी है, अगर कल को उसमें कुछ APIs में चेंजेस हो जाते हैं और मोस्टली तो इन जनरल ये होता है कि जो APIs एक्सपोज की जाती हैं उसमें चेंजेस ना करके कोई नई मेथड ही लिखा जाता है और वो डिस्प्ले कर दिया जाता है कि ये डिप्लीकेटेड है। पर इन जनरल वही है कि अगर किसी ने बिना बताए कोई अनप्रोफेशनल वे में APIs बना के रख दी और आप उसकी उस पर डिपेंडेंसी है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके एग्जिस्टिंग कोड में। और एज यूजुअल लाइक वन साइज फिट मैनी कस्टमर है, तो हर बिजनेस की डिपेंडेंसी क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती है वो डिपेंड करता है। और मान लीजिए कल को आप ही इंटरफेस अपना बना के एक्सपोज करते हैं, आप ही कोई वेब सर्विस बना के एक्सपोज करते हैं, तो वो इम्यूटेबल है, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि आप अपने कस्टमर को लूज नहीं करना चाहते हो अपना ट्रस्ट ब्रेक करके। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं वेब सर्विसेज के। तो आई होप आपको अब माइक्रो सर्विसेज और वेब सर्विसेज में अंतर बहुत अच्छे से पता होगा, APIs में इंफॉर्मेशन क्या होती है वो बहुत अच्छे से पता होगा। स्टिल अगर कोई आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। PMDG क्लाउड चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।